मुझे डुबाने में लगे हुए हैं, सरेआम चिराग बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं कतरा नहीं हूं, समुद्र हूं। वो लोग डूब गए जो मुझे डुबाने में लगे हुए हैं। मेरे साथियों नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन की, उसमें मैंने आपको 20 प्रश्नावली के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करा दिया था भैया। सवाल नंबर 1 से 6 तक। तो आज की सभा में 7 से 12 तक कंप्लीट कर देंगे और इस विविध प्रश्नावली को और इस चैप्टर को टोटली क्लोज कर डालेंगे मेरे साथियों। और उसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे हम, और वो चैप्टर क्या है हमारा त्रिकोणमितीय फलन वाला। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, जबरदस्त चैप्टर है मेरे साथियों, इंटरेस्ट के साथ सीखा जाएगा उसको। तो भैया शुरू कर लेते हैं भैया। तो देखिए आपका क्या है, सातवां सवाल आपका क्या है और क्या नहीं है मेरे साथियों। तो देखिए सातवां सवाल है हमारा भाई, सातवां सवाल को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ते हैं और करना शुरू कर देते हैं मेरे साथियों। देखिए भैया एफ कोलन आर से आर, एफ कोलन आर से आर, जी कोलन आर से आर, यानी कि कोई फलन आपका आर से आर में डिफाइन है एफ, और जी भी आपका आर से आर में डिफाइन है। तो एफ क्या है आपके पास, एफ एक्स है भाई आपके पास एक्स प्लस में एक, और जी एक्स क्या है रे, जी एक्स है आपके पास 2x माइनस में 3। कितना है मेरे भाई, 2x माइनस में 3 द्वारा परिभाषित है एफ प्लस जी, यानी कि दोनों का योग, एफ माइनस बी यानी कि दोनों का डिफरेंस सब्ट्रैक्शन, या फिर तीसरा दिया हुआ है आपको एफ आई जी, या आपको मतलब आपको इनका वो बताना है भागफल मेरे साथियों। तो एफ प्लस में जी, एफ माइनस में जी और एफ बाई जी, ये तीनों चीजें आपको बतानी है। तो भैया बता देते हैं, ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर लेते हैं मेरे साथियों। चलिए भैया क्या है, एफ प्लस जी, अरे एफ प्लस जी दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। पहला क्या है एक्स प्लस में एक, दूसरा क्या है 2x माइनस में 3। तो दोनों को कैसे जोड़ेंगे, देखो एफ प्लस में जी आपका आएगा एक्स बराबर में एफ एक्स प्लस में जी एक्स। भैया आपके फॉर्मूला तो याद होगा ही होगा, आपने सीखा है ना फॉर्मूला। तो एफ प्लस में जी एक्स बराबर में एफ एक्स प्लस में जी एक्स। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आप सबसे पहले देखिए, आप अपने आप को बुरी आदतों से, बैड हैबिटों से, कोई भी एडिक्शन हो सकता है मेरे साथियों, जो भी आप समझो उन सभी आदतों से मेरे साथियों आपको बिल्कुल दूर रखें मेरे भाई। अगर आप दूर रखोगे ना तो आपका फोकस एकदम क्लियर रहेगा अपने काम पर, अपने कर्म पर, अपने लक्ष्य पर, अपने ड्रीम पर मेरे साथियों। बिल्कुल दूर रहें, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई नौटंकी नहीं, कोई नाटक नहीं, डायरेक्ट लक्ष्य दिखना चाहिए, सीधा अपने ड्रीम की तरफ बढ़ना होगा मेरे साथियों। तभी सक्सेस मिलेगी, तभी सफलता मिलेगी। अपने आप को कंट्रोल करो, जो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा ना अपने इस मन को, तो मेरे भाई वो जरूर विजय होगा, जरूर अपने जीत होगी उसकी, जरूर अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को जरूर चेज कर लेगा मेरे भाई। क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है, और यही हमारा सबसे बड़ा क्या है, एनिमी भी है, और आपका सबसे बड़ा कंपेनियन भी है, आपका सबसे बड़ा सखा भी है, मित्र भी है मेरे साथियों। तो चलिए सवाल पर आ जाते हैं भैया। तो एफ प्लस में जी एक्स बराबर में एफ एक्स प्लस में जी एक्स। तो एफ एक्स आपके पास क्या है एक्स प्लस में एक, और जी एक्स आपके पास क्या है 2x माइनस में 3। तो जोड़ दो यार, क्या दिक्कत है, 2x माइनस में 3। भाई इसका प्रांत भी आर रियल नंबर, इसका प्रांत भी रियल नंबर, तो इन दोनों का प्रांत जो आएगा जुड़कर वो भी तो रियल नंबर ही आएगा। तो x प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2, 3x माइनस में 2 हो जाएगा मेरे साथियों। अब f माइनस में g, f माइनस में g, भाई f माइनस में g भी आप कैसे आएगा, f माइनस में g x, कैसे करा था हमने लेक्चर में पिछले में, f माइनस में जी एक्स बराबर में एफ एक्स माइनस में जी एक्स। जब मैंने आपको दो फलनों का बीजगणित अलजेब्रा कराया था, तो वो लेक्चर आपको देखना होगा मेरे साथी, तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। तो एफ एक्स माइनस में जी एक्स, एफ एक्स कितना है एक्स प्लस में एक, माइनस में कितना है 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3। तो देखिए x प्लस में एक माइनस में 2x प्लस में 3, माइनस x प्लस में 4, माइनस x प्लस में 4 हो जाएगा मेरे भाई। ये आपका f माइनस में g आ गया, माइनस x प्लस में 4। अब बात करते हैं f बाई जी, यानी कि इनके भागफल की। तो इनका भागफल कैसा आएगा, देखिए f बाई जी एक्स। एफ एक्स कितना है आपके पास, एफ एक्स है हमारे पास मेरे साथियों, कैसे आएगा वैसे तो ये ऐसे आएगा एफ एक्स बाई जी एक्स। जी एक्स यहाँ पर कभी भी जीरो के तुल्य नहीं हो,
जी एक्स कभी भी जीरो के तुल्य नहीं हो, यानी कि वो फैक्टर हट जाएंगे जी एक्स के जो जीरो कर दे इसको। तो एफ एक्स आपके पास कितना है, एफ एक्स से हमारे पास एक्स प्लस में एक और जी एक्स हमारे पास कितना है 2x माइनस में 3। तो एफ एक्स के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा मेरे साथ, इधर देखिए ऊपर 2x प्लस में 1 डिवाइड में 2x माइनस में 3। और आप खास बात ध्यान रखें, x आपका 3/2 के तुल्य नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 3/2 के तुल्य होते ही आपका क्या हो जाएगा, इनडिफाइन हो जाएगा मेरे भाई, फलन का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो ये आपका प्रांत है, आर में से 3/2 को हटा दो, ये आपका प्रांत है मेरे भाई, क्या है आपका प्रांत है। तो चलिए ये सवाल तो हमने फिनिश कर लिया मेरे साथियों। तो अगले सवाल, सवाल नंबर 8वें की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8वां हमारा क्या कहता है मेरे भाइयों, तो सवाल नंबर 8वें की तरफ बढ़ लिया जाए। सवाल नंबर 8वां को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ते हैं और हल करना शुरू कर देते हैं मेरे साथियों। क्या कर देते हैं भैया, हल करना। तो देखिए सवाल नंबर 8वां हमारा क्या है, मान लीजिए f बराबर आपके पास क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक फलन है या रिलेशन है जो भी दिया हुआ है। तो देखिए बिल्कुल मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आप मुझे बता दीजिए, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था व्हाट इज दिस, विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस, y बराबर में एम एक्स प्लस में सी, ये किस प्रकार का फलन है मेरे साथियों, ये है हमारा रेखिक फलन। अब यहाँ पर m और c ये दोनों क्या होती हैं, अचर, क्या होती है मेरे भाई, कांस्टेंट, और x यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र चर है, और y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि ये स्वतंत्र चर है, ये आपका आश्रित चर है मेरे साथियों, y आपका x पर डिपेंड करता है। ये आपका कौन सा फलन हो गया, रेखिक फलन एफ एक्स प्लस 10। यही भी आपका रेखिक फलन का एग्जाम्पल है, जिसका ग्राफ आपने ऐसे बना दिया था मेरे साथियों। यहाँ पर आपने लिखा था 10 कोमा, यहाँ पर आपने लिखा था 0,10, और यहाँ पर आपने लिखा था -10,0। अरे इस तरह बनाया था ना, वही है, वही आपका सवाल आने वाला है मेरे साथियों। तो सवाल क्या है आपका, देखिए f बराबर है, बड़े ध्यान से देखिएगा, y बराबर एम एक्स प्लस में सी, इसी का सा सवाल होगा आपका, y बराबर में एम एक्स प्लस में सी का सही मेरे साथियों। तो देखिए भैया f बराबर आपके पास कितना है, f बराबर आपके पास है 1,1, कितना है मेरे दोस्तों 1,1, और आपका ये है हमारा 2,3, कितना मेरे भाई 2,3, और 0, -1 -1, जेड से जेड में, यानी कि आपका कार्तिक गुण मेरे भाई जेड से जेड है, जेड से जेड में परिभाषित है ये, कार्तिक गुणन जेड से जेड का उपसमुच्चय होगा ये। और जो आपको दिया हुआ है, जो आपको मेन फैक्टर दिया है, मेन पॉइंट दिया है, वो क्या दिया हुआ है, देखो एफ एक्स बराबर में कितना है, ए एक्स प्लस में बी, बस यहाँ पर पूछ रहा है रेखिक फलन है, मैंने आपको बताया हुआ है ए और बी आपको निर्धारित करना है। क्या निर्धारित करना है मेरे भाई, ए और बी क्या है, और ए और बी आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ए और बी ऐसे ही निकलेंगे, ऐसे ही आपको निकालना होगा भैया भाई। तो देखिए मान लीजिए आपको, देखो ये जीरो क्या आपका 0, -1 और -1 -3 आपका बिलोंग करता है यार को, बिल्कुल डेफिनेटली 100% बिलोंग करेगा यार, कर तो रहा है ना बिलोंग, तो रिलेशन को बिलोंग करेगा तो सही है। तो ये आपका जब रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर क्या बात है, जो आपका प्रथम घटकों को समुच्चय होता है रिलेशन का, वो प्रथम घटकों का, रिलेशन के संबंध के प्रथम घटकों का समुच्चय क्या होता है, संबंध के प्रथम घटकों का जो समुच्चय होता है वो आपका डोमेन कहलाता है, प्रांत कहलाता है। और जो संबंध है उसके द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। और द्वितीय घटक क्या होते हैं, वो फलन का मान होता है मेरे साथियों, जो द्वितीय घटक होता है ना किरमितुकुम का, वो फलन का मान होता है। क्या होता है मेरे भाई, द्वितीय घटक जो है वो फलन का मान होता है, और प्रथम घटक आपका प्रांत का अवयव होता है। तो मेरे साथियों कैसे सवाल का सॉल्यूशन करा जाए, एक तरीका है कैसे करेंगे, ए और बी को कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए मान लीजिए 0,-1 बिलोंग टू आर, एफ को आपके आर को बिलोंग करते हैं, रिलेशन को बिलोंग करते हैं। तो जब मैं एक्स की वैल्यू में 0 ले लेता हूं, अब फलन आपका ये है, अरे यही है ना, जब मैं एफ की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो आपका कितना आता है, ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 प्लस बी, और एफ 0 का मान कितना है, यानी कि फलन का मान कितना है मेरे भाई, एफ 0 हो तो वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है मेरे भाई -1, तो -1 बराबर में 0 प्लस बी, तो बी की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, बी की वैल्यू -1 आई, बी की वैल्यू कितनी आई रे, -1। अब बात करते हैं दूसरे की, जब मैं एक्स की वैल्यू -1 ले लेता हूं तो हमें फलन क्या मान देता है मेरे भाई, तो हमें मान देता है फलन -3। तो मैंने क्या ले लिया, इधर देखिए एक्स की वैल्यू मैंने -1 ले ली, क्या ले ली मैंने, एक्स की वैल्यू -1 ले ली, तो आपका फलन क्या मान देगा,
ए इंटू -3, बी की वैल्यू कितनी है रे, सॉरी ए की वैल्यू आपकी कितनी है -1 और बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, निकाल ली है हमने -1, ये निकाल ली मेरे भाई बी की वैल्यू। चाहे अभी इसको बी रहने दो, दिक्कत हो जाएगी नहीं। अब -1, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ये कितना है -3, -a प्लस बी, और बी की वैल्यू आपने ऑलरेडी याद कर चुके हैं, क्या है बी की वैल्यू -1, तो -3 बराबर कितना आ जाएगा, -1, और ये -a बराबर में -3 प्लस 1, तो -a बराबर में -2, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 2, a की वैल्यू 2, v की वैल्यू -1। आपका क्या आ रहा है, रेखिक फलन आ रहा है मेरे भाई, देखिए 2x -1, अरे a की वैल्यू यहां पर रख दी तो 2x -1, दिस इज आवर रेखिक फलन दैट वी वांट। दिस फलन तो रेखिक फलन को तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो a और b की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन मैंने a और b की वैल्यू जब इसमें रख दी तो 2x -1 आपका आ गया। आपका एक एग्जाम्पल भी है मेरे साथियों, सेम इसी तरीके से हो जाएगा, और उसका भी आंसर 2x -1 ही आएगा आपका। अब बात करते हैं एक अच्छा सवाल, सवाल नंबर 9 की मेरे भाई, सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। थोड़ा अच्छा सवाल है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है। तो सवाल नंबर 9 देखिए, सवाल नंबर 9 अच्छा है, a,b:, देखिए यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास रिलेशन क्या है, a,b:, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामने समक्ष रखकर बैठ जा भाई, a,b बिलोंग्स टू n, भाई ए और बी नेचुरल नंबर फ्रॉम वेयर, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 मेरे साथियों, और आपको दिया हुआ है कि ए बी के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि जैसे कि 4 2 का वर्ग ही होता है ना, तो परिभाषित n से n में एक समाधान है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, 3 कथन आपको दिए हुए हैं, 3 कथन आपको दिए हुए हैं, ये n से n में डिफाइन है। 3 कथन आपको क्या कथन दिए गए हैं कि a, भाई a, बिलोंग्स टू r, प्रत्येक a बिलोंग्स टू n के लिए। अब बात करते हैं दूसरा कथन आपके पास क्या है, a, b बिलोंग्स टू r और b, a बिलोंग्स टू r, यानी कि कोमा का तात्पर्य भाई b, a बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r। और तीसरा कथन आपके पास क्या है, तीसरा कथन है हमारे पास क्या, a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r का तात्पर्य क्या मेरे भाई, तात्पर्य a, c बिलोंग्स टू r, ये बात है भाई। तो कैसे इसका हल करते हैं, कैसे इनका समाधान करते हैं, चलिए समझ लेते हैं मेरे साथियों। देखो बात करते हैं सबसे पहले इधर पहले की, इस पहले की बात करते हैं मेरे साथियों। पहला हमसे क्या कहता है, पहला आपसे क्या कहता है, पहला कहता है कि a, बिलोंग्स टू r और a बिलोंग्स टू n, a बिलोंग्स टू r और a बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a,1 भी समुच्चय 1,1 भी आपका रिलेशन में होना चाहिए, 2,2 भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। और गुप्त की बात बताऊं ना मेरे साथियों, तो ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि आपका रिलेशन सम्मित होना चाहिए मेरे भाई, क्या होना चाहिए, सॉरी आपका स्वतंत्र होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। हमने अभी सीखे नहीं है, लेकिन जब क्लास 12th का चैप्टर संबंध और फलन आएगा ना, तब उसमें आपको सिखा देंगे सम्मित, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को मेरे साथियों सही तरीके से सीखेंगे। तो देखिए 1,1 बिलोंग्स टू r, a, बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू n, ये आपका इप्सिलॉन है, क्या है आपका इप्सिलॉन, ग्रीक भाषा का शब्द मेरे साथियों, क्या है हमारा ये इप्सिलॉन है। अब पहला आपका क्या है, पहला है हमारा देखिए 1,1, क्या 1 का वर्ग 1 आता है, 1 का वर्ग 1, बिल्कुल। तो इसके अतिरिक्त 1,1 के अतिरिक्त मेरे भाई 1,1 के अतिरिक्त कोई भी 1,1 के अतिरिक्त किसी के लिए सत्य नहीं है, यानी कि आपका 1,1 बिलोंग्स टू n, परंतु प्रत्येक a के लिए सत्य नहीं है, प्रत्येक एक लिए सत्य नहीं है, यानी कि आपका 2,2 नहीं बिलोंग कर सकता, क्योंकि 2,2 होता ही नहीं है, 2 किसी का वर्ग ही नहीं है मेरे भाई। 4,2 आ सकता है, 16,4 आ सकता है, 25,4 आ सकता है, और आपका 36,6 आ सकता है, लेकिन 2 नहीं आएगा 1,1 के अलावा।
यानी कि आपका कथन असत्य है मेरे साथियों। एक को छोड़कर, बस एक को छोड़कर तो टोटल कथन असत्य ही तो हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? टोटल कथन असत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे की। यहाँ पर देखिएगा बड़े ध्यान से, दूसरा क्या है हमारा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य ये है कि भाई बी कोमा बिलोंग्स टू ए। एक और बी का तात्पर्य ये कि बी कोमा ए। समझो ए कोमा बी का मतलब क्या है। ए कोमा बी का मतलब है ए बराबर में बी स्क्वायर। क्या मतलब है? ए बराबर में बी स्क्वायर। भाई मतलब ये है कि ए आपका बी स्क्वायर के तुल्य है। और बी कोमा ए का मतलब क्या है? बी बराबर में ए स्क्वायर। और आपकी ए की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू में क्या लिख दूंगा इसमें? बी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं इसमें? बी की वैल्यू लिख सकते हैं हम ए की वैल्यू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर स्क्वायर आपका बी की पावर 4। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी की पावर 4 और आपका बी और बी की पावर 4। बी और बी की पावर 4 कब तुल्य होंगे? तभी तुल्य होंगे केवल 0 पर और 1 पर। यानी कि 0 और 1 पर ही आपके तुल्य हो सकते हैं, ना कि 2 3 सभी के लिए। तो ये भी कथन आपका असत्य है। ये तभी बराबर होगा जब बी आपका 0,1 हो। तो ये भी कथन सही नहीं है। ये भी कथन सही नहीं है मेरे साथियों। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही नहीं है। कैसे भी सही नहीं होगा। यानी कि 1 0,0 और आपका 1,1 वही उसी बात पर आपका सत्य होगा। अब बात करते हैं तीसरे की भाई। और तीसरे की बात करेंगे मेरे साथियों हम इधर की तरफ। किधर की तरफ मेरे भाई? इधर की तरफ। तो तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा हमारा क्या कहता है? बड़े ध्यान से समझिएगा। तीसरा है हमारा ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ये आपका सम्मित था मेरे भाई। अब ये संक्रामक की बात करता है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर और ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए कैसे करेंगे। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए बराबर आपका बी स्क्वायर। तीसरा चल रहा है भाई। इसका मतलब क्या है? ए आपका बी स्क्वायर के तुल्य होगा। और बी कोमा सी का मतलब क्या है? इसका मतलब है बी आपका सी स्क्वायर के तुल्य होगा। और बात करते हैं ए कोमा सी, इसका तात्पर्य क्या है? ए बराबर में सी स्क्वायर मेरे भाई। बड़े ध्यान से समझिएगा भाई। ए आपका बी स्क्वायर है और बी आपका फिर सी के स्क्वायर है मेरे साथियों। ए आपका बी के स्क्वायर है और बी आपका सी के स्क्वायर है और ए आपका यहाँ पर सी का स्क्वायर होना चाहिए। तो मेरे भाई देखिए ए और बी, जब ए आपका बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है और ए आपका सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका बी और सी तुल्य होने चाहिए। बी और सी आपके एक दूसरे के तुल्य होने चाहिए मेरे भाई। और अगर बी और सी एक दूसरे के तुल्य हैं तो यहाँ पर सी की सी स्क्वायर, तो मेरे भाई आपकी बी की वैल्यू क्या है? सी। बी की वैल्यू क्या है? सी स्क्वायर। ये नहीं ना सी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी सी स्क्वायर है। तो मैं सी स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू रख सकता हूँ? बी की जगह आपकी सी स्क्वायर की जगह मैं सी स्क्वायर लिख दूंगा। तो सी स्क्वायर आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा रे? आपको हो जाएगा सी की पावर 4। कितना हो जाएगा मेरे भाई? सी की पावर 4 हो जाएगा। और सी स्क्वायर और आपका सी की पावर 4 कब तुल्य होंगे? वही आपके 0 और 1 पर। वही आपके 0 और 1 पर तुल्य होंगे। यानी कि ये कथन भी आपका असत्य है। कथन असत्य है। क्या है मेरे भाई? कथन असत्य है। यानी कि आपका 0 और 1 के अलावा, 0 और 1 के अलावा किसी के लिए भी ये सत्य नहीं होगा। कथन असत्य है। क्या है मेरे भाई? कथन असत्य है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हमें नहीं आई। अब बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल नंबर किसकी मेरे भाई? सवाल नंबर 10 की। तो सवाल नंबर 10 हमारा क्या कहता है? चलिए कर डालते हैं उसको भी यार। तो सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ लिया जाए। सवाल नंबर 10 हमारा क्या कहना चाहता है हमसे? तो देखिए मेरे भाई सवाल नंबर 10 क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। फुल फोकस से, पूरे ध्यान से, पूरे मन से और स्टडी करते समय एकदम एनर्जेटिक रहे मेरे साथियों। कैसे रहे मेरे भाई? एकदम उत्साह में रहे, एनर्जेटिक रहे। तो भैया अब आपका 10वां सवाल क्या कहना चाहता है? चलिए कर डालते हैं। तो सवाल नंबर 10वां, सवाल नंबर 10वां है हमारा। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ लेते हैं और हल करना शुरू करते हैं। ए बराबर 10वें में आपके पास ए बराबर कितना दिया हुआ है? ए आपको कोई समुच्चय आपको दिया हुआ है। क्या समुच्चय है वो? 1 2 3 और 4। और बी आपको क्या दिया गया है भाई? बी हमें दिया गया है 1 5 9 11 15 16। 1 5 9 11 15 16 और आपको एफ दे दिया गया भाई। क्या दे दिया गया है? एफ। एफ देकर क्या पूछेगा? क्या ये संबंध है या फलन है? सिर्फ इसके अलावा और क्या पूछ लेगा हमसे? तो एफ बराबर आपके पास दिया गया है 1,5 2,9
3,1 और आपका 4,5 मेरे भाई, कितना 4,5 और 2,11 कितना मेरे साथियों 2,11। पहला आपको दिया हुआ है भाई एफ ए से बी में क्या संबंध है, ए से बी में संबंध, तो मेरे भाई ए से बी में संबंध पूछ रहा है। और दूसरा क्या है, एफ ए से बी ए से बी में फलन है, क्या है मेरे भाई फलन, सीधा सीधा से दिख रहा है संबंध तो है। संबंध क्यों है, जब इनका आप कार्तीय गुणन निकालोगे ना तो इनके पहले मुझे बताओ इनके कार्तीय गुणन में कितने एलिमेंट होंगे रे मेरे भाई, और कार्तीय गुणन में एलिमेंटों की संख्या हम कैसे पता लगाते हैं, समुच्चय ए की कार्तीय गुणन संख्या और समुच्चय बी की कार्तीय गुणन संख्या को गुणा करके पता लगा लेते हैं। सॉरी कार्डिनल संख्या, तो कार्डिनल नंबर समुच्चय ए में कितनी है, समुच्चय बी की कार्डिनल संख्या कितनी है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, समुच्चय की कार्डिनल संख्या कितनी है मेरे भाई 4, इसकी कितनी है 3 और 6, तो इनके कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे 24, तो इनके कार्तीय गुणन में 24 अवयव होंगे मेरे साथियों। क्या ये सारे के सारे अवयव आपके इसके 24 में आ जाएंगे, हाँ डेफिनेटली ये सारे के सारे एलिमेंट आपके इसमें आएंगे ही आएंगे। तो ए से बी में हाँ एफ एक संबंध है, एफ एक क्या है आपका संबंध है, और क्यों संबंध है, क्योंकि ये इनका कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है, और दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय ही संबंध होता है, उनके कार्तीय गुणन के जो क्रमित में ना उनके अवयवों के बीच कोई रिलेशन बनाया जाता है। तो एफ एक संबंध है क्योंकि यह है क्या है भाई, क्योंकि यह आपका उपसमुच्चय है, क्योंकि यह आपका ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी का भाई उपसमुच्चय, बड़े ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, क्या है मेरे भाई उपसमुच्चय, तो ये आपका ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, क्या है रे ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। अब बात करते हैं क्या ए से बी में ये फलन है, फंक्शन है। अब आपको ध्यान देना होगा मेरे भाई बड़े ध्यान से, अपना पूरा का पूरा फुली कॉन्सेंट्रेट कहां पर कर दें, इस ऐप पर कर दें। देखिए 1 का 5 से दिया गया है, बड़े ध्यान से 2 का 9 से दिया गया है, 3 का 1 से दिया गया है, 4 का 5 से दिया गया है और 2 का 11 से दिया गया है। क्या बात यहां पर है कि 2 का 9 से भी है और 2 का 11 से भी है, यानी कि 2 के भिन्न भिन्न 2 प्रतिबिंब आ गए। दैट्स वाई दिस इज नॉट ए फंक्शन मेरे भाई, इसलिए ये क्या नहीं है हमारा फलन नहीं है, क्योंकि ये है फलन नहीं है, लिख रहा हूं मेरे साथियों क्यों ये फलन नहीं है, क्योंकि आपका क्या, क्योंकि आपका दो का संबंध 9 से और 11 से, दो के दो प्रतिबिंब है, दो प्रतिबिंब 9 और 11 है, 9 और क्या है मेरे भाई 11 है, यस। अब बात करते हैं सवाल नंबर 11 की, और सवाल नंबर 11 क्या कहना चाहता है हमसे मेरे साथियों, देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। तो सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ लिया जाए भाई, सवाल नंबर 11 हमारा क्या कहता है मेरे साथियों, तो भैया देखिए सवाल नंबर 11 हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 11 हमारा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ लेते हैं। आपको एफ दिया गया है, कोई भी एफ दे दिया गया, चलो कोई परेशानी नहीं हुई। आपको रिलेशन दे दिया गया है ए कोमा बी, क्या दिया गया है ए कोमा बी कोमा ए प्लस बी, कितना मेरे भाई ए प्लस बी, ए और बी आपका बिलोंग करता है जेड को, तो ए कोमा बी बिलोंग टू जेड द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय है, क्या है जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय है, क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है। फलन होने के लिए तो ये आप कंडीशन ध्यान रखें कि फलन तो तभी होगा जब भिन्न भिन्न क्रमित को पकड़ लें और उनमें से किसी का भी प्रथम घटक समान नहीं हो। ये बात अपने मन में दिमाग में ध्यान आनी चाहिए जब भी किसी सवाल में आपसे फलन पूछे मेरे भाई, एमसीक्यू हो चाहे कुछ भी हो, एनडीए में तो आपके एमसीक्यू ही आएंगे। तो देखिए मेरे साथियों एफ ए कोमा बी ए प्लस बी ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड से जेड में आपका ये जेड क्रॉस जेड का उपसमुच्चय है, क्या है ये जेड क्रॉस जेड का उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय यानी कि सबसेट कर इसके सारे के सारे अवयव आपके जेड क्रॉस जेड में आ रहे होंगे मेरे भाई, क्या आ रहे होंगे इसके सारे के सारे अवयव
जो है वो जेड क्रॉस जे को बिलोंग कर रहे होंगे मेरे साथियों। तो देखिए भैया, क्या ये एक फलन है? आपसे पूछ रहा है इज दिस ए फंक्शन, इज दिस ए फंक्शन, क्या ये आपका फलन है? क्या ये है फलन है? क्या है ये आपका फलन है? हाँ जी, देखते हैं फलन है या नहीं। मेरे साथियों एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, देखो क्या एग्जांपल ले लेता हूं, सुनिए। मैं ए की वैल्यू में मान लेता हूं, सुन लो, अरे सुन लो भाई, ए की वैल्यू में मान लेता हूं 2 और बी की वैल्यू में मान लेता हूं यहां पर 3। ए की वैल्यू मैंने 2 मान ली और बी की वैल्यू मैंने मान ली कितनी? 3। अब सुन लीजिए, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो रे, क्या रे? आपका ए बी आपका यहां पर आएगा ए कोमा बी। अरे यार आपका क्या क्या आएगा? ये आएगा आपका ए कोमा बी और आपका आ जाएगा ए प्लस बी, दूसरा आपका ए प्लस में बी आ जाएगा। चलो कॉलन लगा दिया मैंने, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ नहीं। तो एफ आपका क्या आ रहा है? एफ हमारा आ रहा है 2 × 3, कितना हो जाएगा रे? 6, और 2 + 3 5, तो आपका आ जाएगा 6,5। ले भाई कोई परेशानी नहीं, नहीं हुई ना। अब सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए, ए की वैल्यू मैंने अगर अब इस बार ले ली 6, इस बार मैंने ए की वैल्यू कितनी ले ली मेरे भाई? 6, और बी की वैल्यू कितनी ले ली मैंने? बी की वैल्यू मैंने ले ली 1। ए की वैल्यू 6 ले ली, बी की वैल्यू 1 ले ली, तो क्या होगा? अब आपका आएगा एफ, जो आएगा ना ये आएगा 6 कोमा भाई 6 × 1 6 ही आ जाएगा, 6,7 मेरे साथियों। और पिछला ही सवाल कराए कि किसी रिलेशन के 2 कृमित गुण के, भिन्न भिन्न कृमित गुण के अगर प्रथम घटक समान आ गए तो भैया वो आपका रिलेशन तो होगा लेकिन आपका फंक्शन नहीं होगा। तो ये आपका फंक्शन नहीं है, नहीं है, फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, नहीं है मेरे भाई, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है क्योंकि भाई, रीजन सुन लो, क्योंकि आपका 6 के 2 प्रतिबिंब हैं, 6 के 2 प्रतिबिंब हैं। तो मेरे भाई 6 के 2 प्रतिबिंब हैं, कौन कौन से? 5 और 7। कितने मेरे भाई? 5 और 7। तो ये भी आपका फिनिश हो जाता है। अब बहुत बेहतरीन और अच्छा सवाल है मेरे साथियों, लास्ट का सवाल, सवाल नंबर 12। तो बड़े ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर 12 को, बहुत ही बेहतरीन सवाल है हमारा सवाल नंबर 12, यह आपके जरूर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मेरे साथ सवाल नंबर 12 की, सवाल नंबर 12 की। तो सवाल नंबर 12 हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 12 है हमारा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ लेते हैं। ए बराबर आपके पास कितना है? ए बराबर है हमारे पास 9, 9 भी है, 10 11 12 13, 9 10 11 12 और 13 यहां पर। और आपका फलन एफ ए से एन, एफ ए से एन कोलन ए से एन, कोई फलन है आपका ए से एन। क्या फलन है? फलन है एफ एन, एफ एन बराबर में एन का महत्तम अभाज्य गुणक का ग्रेटेस्ट प्राइम मल्टीपल, ग्रेटेस्ट प्राइम मल्टीपल द्वारा डिफाइन है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? इसका परिसर ज्ञात करना है। इसका परिसर में कितने एलिमेंट है और इसका परिसर क्या है? ऐसा ही सवाल आपका एनडीए 2022 में पूछा गया है मेरे दोस्तों और साथियों। सबसे पहले इसको करते हैं, फिर उसको करेंगे एनडीए 2022 के सवाल को। तो देखिए, ए बराबर में 9 10 11 12 13, एफ ए से एन में आपका परिभाषित है। एन, जो ये आपका एन है ना, ये आपका इनका महत्तम अभाज्य गुणक, ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ले लो, कुछ भी जो कहना चाहो, तो वो होगा एन की वैल्यू। अब मैं सुन लेता हूं, देखो F9, 9 के फैक्टर क्या क्या है? 9 के फैक्टर है 3 × 3, तो क्या होगा ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर? ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर हो गया वो केवल और केवल 3, तो यहां पर मैंने लिख दिया मेरे भाई 3। अब बात करते हैं आपके 10 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 10 के गुणनखंड क्या क्या आएंगे, फिर उसमें से हमें ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर को छांटना है। क्या छांटना है मेरे भाई? ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर को। तो देखिए एफ आपका आ जाएगा F10 बराबर आ जाएगा 2 × 5, कितना? 2 × 5, अरे 5 आपका ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है, अभाज्य 5, तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर फलन आपको मान देगा 5। कब 5 देगा? जब मैंने x की वैल्यू 10 ले ली, और अगर मैंने x की वैल्यू 11 ले ली तो 11 ही ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है, ये तो खुद ही ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है मेरे भाई। तो देखिए f आपका 11,
अब आपका 11 कितना आएगा 11, F11 आपका कितना आएगा 11। अब बात करते हैं किसकी, इधर की तरफ देखिए F12 का ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर कितना आएगा, क्या क्या प्राइम इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, गुणनखंड क्या क्या होते हैं, इधर देखिए इसके गुणनखंड हमारे इधर आते हैं 2, 6, 2, 3 और 3। तो आपके गुणनखंड कितने आएंगे 2 इंटू 3, अरे 2 इंटू 3 यार, 3 वही आपका मेरे भाई, 3 ही मैक्सिमम। ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर पूछ रहा है ना कि आपका छोटा, मैक्सिमम, बड़ा, महत्तम, लघुत्तम नहीं। तो मेरे साथियों आपका 12 का क्या आ रहा है, 12 का आपका आएगा 3। अब बात करते हैं 13 की, 13 तो स्वयं ही, 13 का आपका स्वयं ही ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है, अरे ये तो स्वयं ही है ना, तो 13 आपका आ गया। अब देख लो, अब क्या करना है, 9 का 3 आ गया, 10 का 5 आ गया, 11 का 11 आ गया, 12 का भी 3 आ गया, 13 का 13 आ गया। और जो फलन का मान होता है ना, वही तो परिसर होता है मेरे भाई। जो फलन का मान है, फलन का मान क्या क्या आएंगे हमारे, इनके अलावा कोई फलन का मान नहीं आ सकता। तो फलन के मान आएंगे परिसर, ये आपका परिसर होगा, ये आपकी रेंज होगी मेरे साथियों फलन, इनके अलावा कोई मान आपको नहीं देगा। क्या क्या है, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, तो एक इनपुट है आउटपुट भी देखिए। तो देखिए आपका आ गया यहाँ पर 3 परिसर, मैं परिसर लिख रहा हूं मेरे साथियों 3। अरे मेरे भाई 3 फलन क्या है, सबसे पहले इसको फलन को ही लिख डालता हूं मैं। देखो भाई फलन को मैं लिख रहा हूं मेरे साथियों 3, 9 का 3 से संबंध, 9,3, क्या मेरे भाई 9,3, 10,5, 10,5 और आपका 11,11, 11,11 आएगा, बिल्कुल आएगा। 12,3 आएगा, 12, आपका 3 आ जाएगा और आपका यहां पर आ जाएगा 13,13। अब आप देख लीजिए, क्या देख लीजिए मेरे भाई, जो आपके द्वितीय घटक है ना, उनका जो समुच्चय बनेगा, अब तो आप सीधा सीधा देखकर बता ही दोगे, जो द्वितीय घटक है उनका जो समुच्चय बनेगा वही आपका परिसर होगा। तो परिसर होगा 3, 5, 11, 13। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अव्ययों की पुनरावृत्ति नहीं करते इसमें। तो ये 3 आपका है, तो रिपीटेशन तो कोई दोबारा पुनरावृत्ति करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मेरे साथ, 4 एलिमेंट आ गए ना, एनडीए 2022 की सेम टू सेम सवाल है, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको रफ कर रहा हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत परिवर्तन नहीं होगा, सेम इसी तरीके से हम उसको भी उड़ा डालेंगे। तो ये आपका जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये है आपका एनडीए 2022 में पूछा गया है मेरे भाई। कब पूछा गया है, एनडीए 2022 के सेकंड एग्जाम में पूछा गया है। और क्या सवाल है हमारा, सवाल है हमारा देखिए, आपको समुच्चय दिया हुआ है, क्या समुच्चय दिया गया है हमें, ए बराबर कितना, ए बराबर आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15, 16, बस यहीं पर फिनिश हो जाता है। और आपका फलन क्या है, फलन देख लीजिए, एफ कोलन ए से एन, एफ कोलन ए से एन मेरे भाई, फलन एफ कोलन ए से एन, एफ एक्स बराबर में एक्स। आप समझ लीजिए, जो ये आपका एक्स है ना, ये एक्स किसको बिलोंग करेगा, ये एक्स कहां से लिया जाएगा, ये एक्स आपको इस समुच्चय से पकड़ना पड़ेगा मेरे भाई, समुच्चय से पकड़ना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो एफ एक्स बराबर में कितना आएगा एक्स, एफ एक्स बराबर में एक्स आ गया। तो महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है, एफ के परिसर में कितने एलिमेंट है, वही आपका ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वही ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है मेरे साथियों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया 4, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया 5, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया 6, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया 7। आपको फाइंड आउट करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अभी फाइंड आउट कर देते हैं, इन 5 मिनट, इन 5 मिनट में टोटल हम फाइंड आउट कर डालेंगे। देखिए आपका ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, समझ लीजिए। अब मैं x की वैल्यू देखो, जब मैं x की वैल्यू 7 ले लेता हूं तो इसका ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 7 का तो 7 ही होगा। तो मेरे भाई आपको मैं फलन बना रहा हूं, जो आपका है ना रिलेशन, उसको बनाकर लिख रहा हूं यहां पर। तो देखिए आपका आ जाएगा 7 का तो 7, 7 का 7। अब बात करते हैं 8 के ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर की। 8 का प्राइम फैक्टर, 8 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 2 ही होते हैं मेरे भाई। तो 2 ही आप इसका ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा, यानी कि 8 का 8 2 कितना हो जाएगा रे, 8 2 क्या हो जाएगा, 8 2। और बात करते हैं इसकी 9 का 3 कितना हो जाएगा, 9 का 3, तो 9 का मैंने लिख दिया यहाँ पर 3। और बात करते हैं 10 की, 10 का कितना हो जाएगा, 2 और 5, मैक्सिमम क्या है, ग्रेटेस्ट क्या है 5, तो आपको हो जाएगा 10,5 कितना हो जाएगा रे, 10,5। अब बात करते हैं 11 की, 11 का ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर भी 11 ही होगा स्वयं ही। अरे पिछले सवाल में करा है कि 11 का तो 11 ही प्राइम फैक्टर होता है,
तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा 11,11। कितना आ जाएगा मेरे भाई 11,11। अब बात करते हैं 12 की। 12 का प्राइम फैक्टर क्या है? 12 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 6 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, फिर 3 का 3 आ जाएगा, कितना होगा 3, मैक्सिमम 3 होगा ना, अधिकतम। अरे ग्रेटेस्ट मतलब महत्तम, लोग लघुत्तम की बात नहीं कर रहे हैं, महत्तम की बात कर रहे हैं। तो आपका 12 का कितना हो जाएगा 3। अब बात करते हैं 13 की। 13 तो स्वयं ही आपका प्राइम फैक्टर है, ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है, तो 13 का आपका 13 आ जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं आप 14 की। 2 इंटू 7 भाई 14 हो जाएगा आपका। तो आपका ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर क्या निकल के आएगा यहाँ पर 7। क्या निकल के आएगा भाई 7। तो आपका हो जाएगा 14,7। कितना हो जाएगा अरे मेरे भाई 14,7। अब बात करते हैं 15 की। 15 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 15 का आएगा 3 और 5। कितना आएगा 3 और 5। और ग्रेटेस्ट कौन सा होगा 5। तो आपका आ जाएगा 15,5। कितना आ जाएगा अरे 15,5। अब बात करते हैं जो आपका प्राइम फैक्टर होगा ना वो कितना होगा? तो 16 का प्राइम फैक्टर भी आपका 2 ही होगा। कितना होगा 2। तो मैंने 16 का फैक्टर भी कितना लिख दिया मेरे भाई 2 ही लिख दिया। अब आप वो देख लीजिए द्वितीय घटक, जो द्वितीय घटक है ना उनका जो समुच्चय बनेगा वही आपका क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। रेंज के अवयव कहलाएंगे। और ये पूछ क्या रहा है कि इसके रेंज नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रेंज में कितने एलिमेंट है, यानी कि इसके रेंज की कार्डिनल नंबर पूछ रहा है। तो रेंज में देखिए कितने एलिमेंट है। पहला मैंने लिख दिया 7 कोमा, सबसे पहले छोटे से शुरुआत करते हैं। तो 2 सबसे छोटा है आपका, 2,3। उसके पश्चात 4 तो है नहीं, ये तो आपकी प्राइम फैक्टर मतलब आपका अभाज्य गुणनखंड है नहीं। 2,3। 5 कोमा कितना आ जाएगा 5,7। 7,11। 11,13। 13 कोमा मेरे भाई आपका बस यही है यहां तक। तो 2 3 5 7 11 13 कितने हो गए? अरे इसके परिसर में कितने एलिमेंट आएंगे 6। कितने एलिमेंट आएंगे मेरे में? कितने एलिमेंट आएंगे? एलिमेंट आएंगे अरे आपके 6। तो कौन कौन से? 2 3 5 7 11 13। पिछले सवाल में क्या पूछा था उससे इसकी तुलना करो मेरे साथियों, कंपैरिजन करें। तो पिछले में हमसे पूछा गया था मेरे भाई क्या कि आपका पिछले में ये पूछा गया था, क्या पूछा गया था पिछले में ये पूछा गया था अरे आपका परिसर ही बता दो। और इसमें क्या पूछा गया है? परिसर के अवयवों की संख्या पूछ रहा है। यही तो इंडिया का खेल है मेरे भाई। ऐसे ही सवाल पूछेगा, परिसर ने पूछकर परिसर के अवयवों की संख्या पूछ लेगा, थोड़ा सा घुमा देगा। तो 6, ऑप्शन नंबर 6। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों और साथियों। तो मेरे साथियों अगर आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी सीखने को मिला हो मेरे साथियों, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें और कंप्लीट एनडीए और क्लास 11th और 12th की मैथ के लिए इस ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।